नमस्कार, पांचजन्य के इस चुनावी विश्लेषण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान जहां पर जादूगर का जादू इस बार बिल्कुल भी नहीं चला। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि जादूगर फिर से करामात दिखाएगा, लेकिन मोदी की गारंटी जादूगर के जादू पर भारी पड़ गई। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जादूगर का जादू, काफी गारंटी दी जा रही थी, कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, और जो हम देख रहे थे, चाहे वो एग्जिट पोल्स आए हों या कई चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक गलियारों में भी राजस्थान को लेकर थोड़ी स्थिति डावाडोल सी दिख रही थी। गारंटी नहीं थी कि कौन जीतेगा। कहीं जगह ये बोला जा रहा था कि नेक टू नेक कंपटीशन हो सकता है। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें यह बता दिया गया कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। नहीं, देखिए, वो सोशल मीडिया पे और कुछ जो लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे लगातार, और एग्जिट पोल में निश्चित रूप से कुछ तो एग्जिट पोल बिल्कुल आए कि कांटे की टक्कर है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर राजस्थान को देख रहे थे तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि बीजेपी वहाँ पे आगे है और जीत की तरफ बढ़ रही है। जो जादूगर का जादू है वो अपने ही घर में नहीं चल पाया, क्योंकि सचिन पायलट के साथ उनका जो झगड़ा था वो पैचअप कराने की केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिश की कांग्रेस के, लेकिन वो पैचअप उस ढंग से ज़मीन पे दिखा नहीं। और जो गुजर बहुल इलाके में है उसमें अगर भाजपा की सीटें जिस ढंग से जीती हैं वो कहीं ना कहीं से उन्होंने नकार दिया कांग्रेस को, और सचिन पायलट को जिस ढंग से साइडलाइन किया गया था उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों के जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं से हावी दिखी। लोगों ने महसूस किया वहाँ पे कि भाई सरकार ये बदलनी चाहिए, जो 5 साल वाला बदलाव का रिवाज है वो रिवाज कायम होना चाहिए। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इस रिजल्ट में दिखता है, क्योंकि 4% से ज़्यादा का जो है वोटों का अंतर भी दिख रहा है। तो वो क्लियर है कि कहीं ना कहीं से, और बाकी नए वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ कॉन्सोलिडेट भी हुए हैं। तो वो एक नई चीज़ वहाँ पे है जो इस बार चुनाव में देखने में आई है। एंटी इनकम्बेंसी की आप बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी की बात हमने मध्य प्रदेश में भी सुनी थी, कहा जा रहा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वहां पर जो है मामा जी जो हैं अपनी लाडली बहनों का प्यार पाने में सफल रहे। और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार का असर भी वहां दिखा। मोदी जब वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह की गारंटी दी, मेरे मन में मध्य प्रदेश के मन में मैं, और जनता ने वहां वह उसका उनको तोहफा भी दिया, एक तरह से रिटर्न गिफ्ट मिल गया लाडली बहनों से भी। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको स्वीकार कांग्रेस नहीं कर रही थी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है दोबारा सत्ता में आएगी और वो जो ट्रेंड चला आ रहा है 5-5 साल का वो बदलेगा। जो मुख्य बिंदु रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये रही है कि महिलाओं का जो अत्याचारों की बात करें, बलात्कार की बात करें, वहां पे जो केसेस होते थे उनको लेकर जो राजनीति हुई है, और विशेष तौर से वहां विधानसभा में खड़े होकर उनके अगर नेता मंत्री बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत संख्या में निकली हैं वोट देने। नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक घटना नहीं हुई है, वो हर महीने कोई ना कोई घटनाएं आती थी, किसी न किसी इलाके से आती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए थी जो आरोपियों के खिलाफ, उस कार्रवाई में विलंब हुआ, लोगों में आक्रोश हुआ। यहाँ तक कि कई बार तो जब लोग सड़क पर उतर आए और बिल्कुल सड़क जाम कर दिया, उसके बाद जाए कार्रवाई हुई। तो एक तो है घटना होना, और घटना के बाद जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस ढंग से पुलिस को आगे आना चाहिए, वो नहीं आई। और उसको ये कह के जायज़ ठहराना कि ये पुरुषों का प्रदेश है, वो नाराज़गी न सिर्फ महिलाओं में बल्कि आम लोगों में, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां, जिनकी माताएं जो घर से निकलती हैं, जो काम पे जाती हैं, बाहर बड़े पैमाने पे महिलाएं जो हैं वो काम काज पे जाने लगी हैं। तो वो जो उनके मन में एक असुरक्षा की भावना जो इस कारण से आई है, वो हर जगह दिख रहा है वो इलेक्शन में, और एक बड़ा मुद्दा है। ये महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए पेपर लीक वहाँ पे जो है, और जो लगातार घटनाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक की घटनाएं हुई और कार्रवाई नहीं हुई। मतलब खुद राजस्थान पुलिस ने, एसीबी जो उनका एंटी करप्शन ब्रांच है, उसने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो छोटे लोग थे उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। और ईडी बाद में उसी आधार पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके और उनके मंत्रियों के यहाँ छापे मारे, जिनके जो उससे जुड़े हुए हैं।
तो लोग कहीं ना कहीं से ये देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जो एग्ज़ाम्स जो पेपर लीक हैं वो युवा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। जो तुष्टीकरण है कि दंगे हो रहे हैं, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। और कन्हैया लाल का जो पूरा मामला हुआ वो तो बिल्कुल इंटरनेशनल रिपोर्टेड मामला है वो, कि इतना कट्टरपंथ हो कि वो मतलब सीधे हिम्मत की गला काट दो वहाँ जाके दुकान में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से लोगों को प्रभावित कर रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि ये हमें चेंज करना है और ये नहीं चलेगा। लेकिन जो इनका प्रचार तंत्र, जो नैरेटिव की लड़ाई जो होती है, ये मेनली जो है नैरेटिव खड़ा करना होता है, सोशल मीडिया पे अखबारों के सहारे नैरेटिव खड़ा करना होता है। उस नैरेटिव की लड़ाई में वो कहीं ना कहीं से आगे निकल रहे थे कि हमारी सरकार दोबारा आ रही है। उसके पीछे जो बताया जा रहा था कि फ्री बीज जो इनका है, जो 25 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी जो महिलाओं को जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो फ्री बीज दी जा रही है वो, लेकिन जो बीजेपी की तरफ उठाए जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच ही नहीं रहा था। वो उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा थे। जो मुफ्त दवाइयों का मामला हो चाहे बाकी हो, तो उसमें लीकेज ज़्यादा था। जो ज़रूरतमंद है उसको सब तक नहीं पहुंचा, उससे भी नाराज़गी बढ़ी। ये एक बड़ी वजह रही है। और सबसे बड़ी वजह तो अपनी लड़ाई है उसमें है। जो सबसे अधिक हार जो बड़ी दिख रही है इनकी, वो तो सचिन पायलट के इलाके में दिख रही है। बिल्कुल। तो ये जैसे आपने बता रहे हैं कि गहलोत अपनी स्कीम्स लेकर आए थे जिसके ऊपर उन्होंने बहुत दांव खेला था और उनको पूरा भरोसा था कि इन स्कीम के भरोसे जो है वो जनता का दिल जीत लेंगे। और मोदी जी जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था जहां पे कांग्रेस के स्कीम खत्म वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। यहां पर अगर देखा जाए तो जो जनता है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जनता ने पूरी तरह से स्थितियों को भांपा, समझा और एक बार फिर से मोदी सरकार पर भरोसा किया क्योंकि वहां सीएम का कोई चेहरा नहीं था। नहीं, सीएम के चेहरे की जब हम बात है बीजेपी में, वो पिछली बार जो हार हुई थी 2018 में, सीएम थी वसुंधरा राजे और नारा ही वहाँ था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इसके कारण से हार हुई। और दोनों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे लगातार 2003 से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार ये जीतते हैं, एक बार वो जीतते हैं, और एक दूसरे के जो एंटी इनकम्बेंसी उसका लाभ उठाते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने तय किया कि हम जो अब आएंगे वो बिना किसी चेहरे पे आएंगे और वैसे जनता के बीच में सिर्फ भाजपा अपने कार्यक्रमों को लेकर जाएगी, और मोदी जो सबसे बड़े फेस हैं, जो इस देश के गारंटर हैं, जो इसके वरिष्ठ परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में जो लोगों के बीच जाते हैं, उनका चेहरा हम आगे रखेंगे। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि पिछले अगर 5 साल में, शुरू के अगर 5 साल देखें 3-4 साल में, तो वो इकोनॉमी में जो खामियां थी, जो जिसे मोदी कहते हैं कि हमारा पहला 5 साल तो गड्ढों को भरने में बीत गया, जो गड़बड़ियां थी वो ठीक करने में बीत गया, उसका जो लाभ जनता तक पहुंचा, जो सच योजनाओं को जो मोदी कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाना, यानी कि जो भी व्यक्ति उसके लायक है उस तक वो योजनाएं पहुंच जाएं। अगर मोदी दे रहे हैं कि भाई हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, तो उसमें करोड़ों लोगों को इलाज हुआ है, मिला है। लोग ऐसे आपको बेनिफिशियरी अखबारों में मिल जाएंगे कि जिंदगी बच गई लोगों की, और वहां पे वो डिलीवर हो रहा है। समस्या ये होती है कि योजनाएं तो अशोक गहलोत ने बनाई, लेकिन डिलीवरी वाले में जो लीकेज जो शुरू से रहा है, जिसको कभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, तो ये जो लीकेज था, वो लीकेज रोकने में कांग्रेस वहां पे मतलब हर जगह विफल हो रही है, और वहां भी पूरी तरह विफल रही। जबकि 100 के 100% भेजना और हर आदमी को भेजना, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना कोई भेदभाव के, किसी भी तरीके का हो, अगर वो एलिजिबल है किसी योजना का, तो उसको उसका लाभ मिलेगा, सुनिश्चित मिलेगा और 100% मिलेगा। ये एक बड़ी चीज थी। लाल डायरी का मुद्दा भी काफी जोर शोर से वहां पर उठा है। करप्शन का मुद्दा जो है वो बिल्कुल दोनों जगहों पे चिपका है। लाल डायरी जिस ढंग से आई और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सब उठाते रहे उसको, और वहाँ वो चर्चा का विषय भी रहा, क्योंकि उनके खुद मंत्री जो है वो उस लाल डायरी की बात कर रहे थे। उसमें उनके काले कारनामे की बात हो रही थी, जिसमें पैसे की लेन देन है, जो सेंट्रल लीडरशिप को भेज रहे थे।
वो कांग्रेस के वरिष्ठ जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके नाम पे पैसे दिए जाने का भी जिक्र था। वो तमाम चीज़ें आ रही थी और ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हैं भ्रष्टाचार की वहाँ छत्तीसगढ़ में भी चिपकी, क्योंकि जो महादेव ऐप का पहले तो जो लेवी घोटाला था वो चिपक नहीं रहा था बाकी, लेकिन महादेव ऐप वाला घोटाला जो लोगों ने देखा कि एक आदमी जो वहाँ का है वो 200 करोड़ जाके खर्च कर रहा है दुबई में शादी में, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। और जब बात आई कि 508 करोड़ खुद बघेल के खाते में गए हैं, मतलब उनके पास गए हैं, तो लोगों ने यकीन किया, वो उन तक चिपका। तो करप्शन का जो एक इशू रहा है जिसपे कम से कम मोदी सरकार में कोई आरोप नहीं लगा सकता है एक रुपये पे कभी करप्शन का, कि भाई इन्होंने किसी योजना में कहीं भी करप्शन हुआ और वो करप्शन वहाँ चिपका कि लोगों ने देखा कि हमें करप्शन हुआ है। तो वो जो देखा है उसका परिणाम तो दिखेगा। इसलिए अब आप बीच में तो बघेल अभी की स्थिति क्या है, लेकिन बीच में खुद भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, अपने भतीजे से पीछे चल रहे थे। तो अगर मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हों, अगर सचिन पायलट के इलाके में सारे हार हों, सचिन पायलट ही पीछे जा रहे हों, तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर जो करप्शन के चार्जेज हैं, आपके विपक्ष जो कह रहा है, वो विपक्ष सिर्फ हवा में नहीं कह रहा है बल्कि जनता उस चीज़ को महसूस भी कर रही है कि हाँ भाई ये विपक्ष जो कह रहा है, भाजपा जो मुद्दा उठा रही है वो बिल्कुल सही उठा रही है, क्योंकि वो फील कर रही है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आरोप आप लगा रहे थे शिवराज चौहान पे, तो जनता उसमें नाराजगी नहीं थी। एक भाजपा कार्यकर्ताओं में एक ऊब थी शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर 18 साल पे, लेकिन आम जनता के बीच में नाराजगी नहीं थी। और आप जो शिवराज के खिलाफ जो भी हमला कर रहे थे वो उनसे चिपक नहीं रहा था। यहाँ जो करप्शन का मुद्दा, लाल दाढ़ी का मुद्दा था, वो अशोक गहलोत के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसी कलह की ज्यादा शिकार हुई है। चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मामला रहा हो या यहाँ पर गहलोत और सचिन पायलट का। पिछले 2-2.5 साल से राजस्थान की देश भर की जनता देख रही है कि किस तरह के सियासी ड्रामे वहां चलते हैं। वहां ये समझ में नहीं आता कि कौन जो है अपने नेतृत्व को मानता है, कौन नहीं मानता है। आपको याद होगा जब खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से पहले की बात थी और वहां पे भेजा था गहलोत जी ने अपने विधायकों ने बगावत कर दी थी जब वो अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने जा रहे थे। एक ऐसा वहां के जो कांग्रेस थी वहां के ऐसी दिखाई दे रही थी कि इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। और शीर्ष नेताओं, विशेष तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको लेकर भी काफी संशय था लोगों के मन में कि किसकी सुनते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं था। तो वो जो परिस्थितियां वहां बनी थी, दो खेमे बन गए थे, वो भी क्या जनता को ये सोचने पर मजबूर करते थे कि ऐसी पार्टी को हमें वोट देना है या नहीं देना है जिसमें आपस में तालमेल नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी पार्टियों में नेताओं के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है। जो गुट हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा गुट अगर राजस्थान में देखें तो भाजपा में है। अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, एक दूसरे लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी खेमेबाजी है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व की ये ताकत होती है कि उन खेमों को एक साथ मिला के और एकजुट करके चुनाव में ले आना, उनको एक धरातल पे लाके खड़ा करना। जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना कमजोर है कि अगर वो बगावत कहीं कुछ हो रहा है तो डर से कुछ कर नहीं पाता है। जो 2018 का इलेक्शन देखें तो अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट ने पूरी यात्रा की थी। जिताने के पीछे कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का सबसे बड़ा रोल था, कांग्रेस को जो जीत मिली थी, सरकार बन रही थी, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक वैसे ही ज्योतिरादित्य को दिखा के और जब कमलनाथ को बनाया गया, जैसे कि वहां पे दोनों का था, टी.एस. सिंहदेव का और भूपेश बघेल दोनों ने मिलकर लड़ा था और कहा था 2.5 साल रहेगा, लेकिन बाद में आपने उनको डिच किया, उनको नहीं दिया। तो ये जो आपस में जो फ्रैक्शन जो है किसी पार्टी में, उसको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और यहाँ राजस्थान में भाजपा नेतृत्व लाने में सफल हुआ। जबकि जो बगावत कर चुके थे, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक ने जो कहा वो सब नहीं माना, अध्यक्ष बनने के समय में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद अध्यक्ष नहीं बने, तब खड़गे बने, पहले जो चॉइस में अशोक गहलोत ही थे। तो केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल बेबस दिखा। और जब दोनों के बीच में पैचअप की बात हुई कि भाई दोनों एक साथ लड़ेंगे और सचिन पायलट मान गए कि ठीक है कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, लेकिन
हम साथ मिलकर रह रहे हैं, जो भी चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन अशोक गहलोत चुनाव के दिन से लेकर लगातार ये बोलते रहे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ नहीं रहा है। वो लगातार कह रहे हैं और लगातार सचिन पायलट को सफाई देनी पड़ी कि जो कुछ भी फैसला हो उसके बाद में होगा। तो सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, जो गुज्जर खासतौर पर उनका जो बेस है, वहां तो ये मैसेज गया कि सचिन को हमारा जो नेता है वो तो कुछ बनेगा ही नहीं, धोखा भी दे दिया इसको, तो वो तो कहीं ना कहीं टूटेगा। फ्रैक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी पार्टियों में होगा, महत्वाकांक्षाएं तो होती ही हैं और स्वाभाविक रूप में दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार कई होंगे, लेकिन सबको एकजुट करना, उनके बीच में मतभेदों को खत्म करना, ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा और बढ़िया उदाहरण मध्य प्रदेश है, जिसमें अमित शाह ने सबको, बड़े नेता जितने भी थे सबको, एमपी थे, मंत्री थे, सबको उतार दिया मैदान में कि आप इलेक्शन लड़ो। बिल्कुल, यानी आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के संगठन में दम नहीं है अब, क्योंकि संगठन नहीं है तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही कमजोर है, वहां पे बहुत ही कमजोर केंद्रीय नेतृत्व है, उसमें विजन भी नहीं है, उसमें पार्टी को संभालने की नहीं है। जहां पे लोकल नेता वहां पे ज्यादा मजबूत होता है, वहां पे भले वो एक वेब में कहीं से जीत जाएं, लेकिन उनके आपसी मतभेद को दूर करके, एकजुट करके पार्टी को कैसे चलाया जाए, वो नहीं है। एक और चीज़ है, स्कीम कई लेकर आए अशोक गहलोत। उन्होंने उसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने की बात की, लेकिन एक मुद्दा जो कांग्रेस ने इस बार उठाकर एक लिटमस टेस्ट करने की कोशिश की थी कि जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर वो चले थे, जिसमें मध्य प्रदेश में वो उन्होंने मुंह की खाई है। और अगर राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान की जनता ने भी इस मुद्दे को नकार दिया। तो आपको नहीं लगता कि इनके मुद्दे चुनने में भी काफी जनता की नब्ज पकड़ने में कमजोरी रह गई? देखिए, जाति जनगणना है वो जनता का मुद्दा नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स के मुद्दे हैं। ये वो लीडर्स के मुद्दे रहे हैं जो 1990 में या 80 के दशक में ओबीसी के नाम पे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए वो सत्ता में आए थे। अब उनके बच्चे जो हैं वो सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, विकास करते नहीं, करप्शन का मुद्दा उनके पास मतलब बहुत रहा है, करप्शन उनके परिवारों में। तो वो उनको लग रहा है कि एक बार फिर जाति जनगणना के नाम पे ओबीसी वोट बैंक को हम समेट लें और हम इसमें, चूंकि इतना बड़ा वोट बैंक है कि अगर ये हमारे साथ आ गया तो फिर हम दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन जनता के बीच में कहीं से भी इस मांग को लेके कि हमारा आरक्षण का बढ़ाया जाए दायरा, या कहीं उसके पक्ष में या विपक्ष में कहीं कोई विरोध न है, न कोई समर्थन में है। बिहार में 65% आरक्षण आपने कर दिया 49% से, लेकिन जनता तो कहीं दिख नहीं रही है, न कोई विरोध कर रहा है, न कोई मांग कर रहा है। तो जनता के बीच में वो मुद्दा है ही नहीं, पहले भी नहीं था, दिख रहा था, लेकिन इस इलेक्शन ने साफ कर दिया कि अब वो ओबीसी वाली जो वो पॉलिटिक्स थी उससे जनता बहुत आगे निकल चुकी है। अब लगभग 35 साल हो गए, अब 35 साल 34 साल में अब वो पुराने जो है वो काठ की हाड़ी को फिर चाहने की कोशिश हो रही है, तो वो संभव ही नहीं चाहना और हो भी नहीं सकता। दूसरी बात की इस बार इसमें और जोड़ देता हूँ एक चीज़ कि बीपी सिंह को इस बार अखिलेश यादव ने वो वहाँ गए और बीपी सिंह की मूर्ति बनी और बीपी सिंह को वो ओबीसी राजनीति और के नाम पे वो सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मंडल कमंडल। लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि बीपी सिंह को सिर्फ मंडल के लिए आप नहीं याद, मंडल के नहीं कर सकते कि उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया था। बीपी सिंह ने 414 सीटें जीत के आने वाले राजीव गांधी गवर्नमेंट को, राजीव गांधी सरकार को, राजीव गांधी को सीधे चैलेंज किया था करप्शन के मुद्दे पे। और बीपी सिंह प्रधानमंत्री मंडल से जीत के नहीं बने थे, प्रधानमंत्री के बाद मंडल लागू किया था। वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री बने थे, जनता ने उनको वोट दिया था और बाकी लेफ्ट और राइट जितने भी हैं, बीजेपी से लेके कांग्रेस तक, उनको समर्थन किया था। तो वो जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई बीपी सिंह है उसको आप छोड़ देंगे और सिर्फ जो उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया वो ले आएंगे, तो वो आधी विरासत आप लेके बीपी सिंह का नहीं चल सकते। लेना होगा तो पूरी विरासत दीजिए। और ये जो करप्शन में फंसे हुए नेता हैं, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, चाहे बाकी कोई भी हो, तो इनको तो रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, उन्होंने, बीपी सिंह ने अपने परिवार को नहीं किया आगे, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो रामविलास पासवान को लाए, नीतीश को लाए, लालू, मुलायम, जितने बड़े लीडर आप देखें आप, तो सबको खड़ा किया, एक पूरा का पूरा नया नेतृत्व ओबीसी का खड़ा किया। लेकिन वो जो नेतृत्व खड़ा हुआ
वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह गया। तो वो आधी अधूरी विरासत जो लेके चल रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, जनता इसे जानती है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वोट की अगर हम बात करें तो वोट शिफ्ट अगर देखा जाए, महिलाओं की हमने बात की कि कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं बहुत तेजी से उन्होंने बीजेपी पे भरोसा दिखाया क्योंकि कांग्रेस से भरोसा उठ गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अगर हम वोट देखें, एससी एसटी का, क्या वो भी धीरे धीरे जो कांग्रेस का कोर वोट हुआ करता था अलग अलग राज्यों में भी और राजस्थान में भी, क्या वो अब बीजेपी की तरह शिफ्ट हो रहा है? देखिए, देश में अगर कोई सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो ओबीसी के बाद एससी एसटी का है। लगभग 9-9.5% एसटी का और 17-18% लगभग एससी का। ये वोट बैंक बीजेपी के पास नहीं रहा था क्योंकि बीजेपी की छवि जो थी वो बनियों की पार्टी थी कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, एलिट की पार्टी हमारी नहीं है। और ये वोट जो था वो कांग्रेस के पास आज़ादी के बाद से चलता रहा था। बाकी जगह पे जो बीएसपी जहाँ पे आई, जहाँ पे वो आई, तो बीएसपी उत्तर प्रदेश में ले गई, लेकिन कम व बेश ये बाकी जगह पे कांग्रेस के साथ रही थी। और ये कांग्रेस की ताकत थी, जो कांग्रेस कहती है कि भाई कुछ भी हो हमें अभी भी 28-29% वोट मिल रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है इस वर्ग का था। ये जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी रहा अभी तक। मतलब 75 सालों में अगर सबसे अधिक गरीब देखेंगे तो इसी एससी एसटी में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जिनके पास घर नहीं है वो यही है, वल्नरेबल सबसे ज़्यादा यही है। इनके पास आरक्षण भी 22.5% है, उसके बाद भी स्थिति ठीक नहीं थी। जो 2018 के बाद जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं आई, चाहे वो टॉयलेट बना के देना हो या सिलेंडर देना हो, ये वंचित थे ना ये लोग। और चाहे वो आप पक्का घर बना के देना हो, अनाज देना हो, तो ये सबसे अधिक अगर किसी को इम्पैक्ट किया है, किसी के लाइफ जीवन में कुछ परिवर्तन दिख रहा है तो इसी इन्हीं वर्ग को दिख रहा है। और 2019 में पहली बार यूपी में एससी जो वोट बैंक है वो टूट के बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखा था और बीजेपी का वोट परसेंटेज जो था वो 50% क्रॉस किया था। 50% वोट मिले थे 2019 बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। 50% के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, विपक्ष को यही नहीं, आप हरा ही नहीं सकते बीजेपी को। तो उस वक्त मिला था। और 2022 में वो जो एससी वोट था वो बीजेपी की तरफ ज्यादा गया और इसीलिए तमाम एंटी इनकम्बेंसी जो भी कह रहे प्रचार और सब कुछ नैरेटिव की लड़ाई जो थी और फॉरवर्ड मुख्यमंत्री है और उसको ओबीसी होना चाहिए, तमाम मुद्दे उठाए गए 2022 के विधानसभा इलेक्शन में। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा जो है और बहुत अच्छे बहुमत से आई। वो जो शिफ्टिंग है वो इस बार ये जो शिफ्टिंग है एससी वोट का, ये मध्य प्रदेश में और बाकी जगह दिखा। क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 2018 के पहले जो एससी वोट था वो लगभग 12-13% पड़ता था बीएसपी को, और बीएसपी को सीटें भी आती थी। 2018 में एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट वाला जो मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें चेंजेस किया था, बाद में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश में गोली भी चली, वो सब हुआ, तो वो पूरा एससी वोट जो है वो शिफ्ट कर गया था कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनका लगभग 6-7% है। इस बार आप देखेंगे बीएसपी का वोट और कम हो गया, 3% रह गया है। तो वो वोट जो है वो मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया। मुझे लगता है कि राजस्थान में भी वो सीटें देखनी पड़ेगी। पिछली बार 6 सीटें बीएसपी जीती थी, इस बार मुझे दिख नहीं रही है उतनी सीटें। वो देखनी पड़ेगी कितनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ भी जो अभी लग रहा है शुरुआती में जब वहाँ से बातचीत हो रही है कि वो राजस्थान में भी बीजेपी की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। एक जो एसटी जो वोट है जो कभी नहीं हुआ था, बीजेपी में नेताओं के नाम पे सीटें जीतती रही थी क्योंकि बाकी लोग ही वोट देते थे और एससी रिजर्व सीटें जो है बीजेपी ठीक ठाक जीती थी यहाँ पे मध्य प्रदेश में। लेकिन बड़ा जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के साथ था। पहली बार गुजरात के विधानसभा इलेक्शन में जो एसटी जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ आया और बीजेपी वहां ऐतिहासिक 56 सीटें, जो कभी नहीं, मोदी जब वहां मुख्यमंत्री से तब भी नहीं आती थी सीटें, उससे ज्यादा 156 सीटें लेके आई। वो सिर्फ उस वोट बैंक के कारण आया। और यहाँ जो आप देखेंगे अभी आदिवासी इलाकों में पूरे में देखेंगे। और एक चीज और बताता हूँ कि महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो पूरा सीमावर्ती जो क्षेत्र लगा हुआ है, ये भील का पूरा माना जाता है। अलग अलग जात हैं आदिवासी, लेकिन भील का है आदिवासी। और ये एक पैटर्न में वोट करते हैं, ये सब कांग्रेस को वोट करते थे। यहाँ पे छोटी छोटी भी पार्टियां ही बनी एसटी के लेकर के, वो बाप और ये वो सब ट्राइबल पार्टी है, वो सब आई वहाँ पे, बीटीपी आई, ये सब आई, वो एक दो सीटों पे करती रही, लेकिन कमोबेशी मेनली कांग्रेस को रहा था। इस बार देखेंगे कि राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी ये पूरा इलाका जो आदिवासी बेल्ट है, वो एकजुट होकर बीजेपी की तरफ वोट दिया। और ये सबसे बड़ी सेंध है, ये सेंध है। इसको हम कह सकते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट, कि एक बड़ा जो इलाका है वो एक किसी दूसरे देश में जुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। वो पूरा का पूरा जो जुड़ रहा है बीजेपी के साथ, अब कांग्रेस के लिए या किसी भी पक्षी पार्टी के लिए इन राज्यों में बीजेपी को चैलेंज करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर 50% या 48% या 51% अगर बीजेपी ला रही है मध्य उत्तर प्रदेश में, तो आज कोई भी नहीं सोच पा रहा है कि हम बीजेपी को वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 48-49% वोट आया। फाइनली कितना जाता है देखते हैं। अगर 48-49% वोट लेके मध्य प्रदेश में बीजेपी आ जाती है, तो आगे बीजेपी को वहाँ कभी हरा पाएंगे जब तक बहुत एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके वजूद के लिए बड़ी चुनौती है। उसको नए से सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी है। राजस्थान में जैसे विपक्ष के लिए एक चुनौती, कांग्रेस के लिए जो वहां की सत्ता में चुनौती रही थी गहलोत और सचिन पायलट को लेके, ठीक इसी तरह की चुनौती बीजेपी के अंदर भी दिख रही थी वसुंधरा राजे की नाराजगी को लेकर। लेकिन मैनेज किया गया। आखिरी महीने में चुनाव से ठीक पहले उनकी सबसे ज्यादा सभाएं हुई। वसुंधरा फैक्टर बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहा है राजस्थान में? नहीं, देखिए, वसुंधरा जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ी नेता भी बीजेपी में है। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, उनसे और लोकप्रियता भी किसी में नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया पहले कि वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ हो जाती है, वो एक कंसर्न कहीं ना कहीं से रहा है बीजेपी के लिए। उनको भले मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाया हो, लेकिन वसुंधरा को तरजीह नहीं दी हो, ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का वो जो फोटो है जिसमें वो बड़े माले के बीच में वसुंधरा को लेके आते हैं, पीएम अपने साथ दिखाते हैं, वो मैसेज था कि भाई देखो, वसुंधरा भी हमारी नेता है। मतलब उनके समर्थक अगर कोई है तो ये न सोचे कि वसुंधरा को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, वो नहीं है। वसुंधरा के कद को समझ गए थे, सब जानते हैं बीजेपी है, वो शुरू से जानते हैं। वो कोई ये अभी चुनाव के दौरान नहीं, पहले से जानते हैं। उनकी एक सीमा भी है और एक उनकी ताकत भी है। तो उनकी ताकतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये बीजेपी ने वो देख लिया कि इसको उनको सबसे बड़े नेता के रूप में रखना भी है। और आज की तारीख में भी मुख्यमंत्री की अगर कोई सूची बनेगी तो पहले नंबर पे वही होंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। बिल्कुल, तभी इतनी सभाएं की, हर जगह गई, पूरा जोर लगाया है प्रचार में। सबसे अधिक सभाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान ने की, जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया मुख्यमंत्री रहते हुए। बिल्कुल, एक एक दिन में 165 से ज्यादा सभाएं की। एक दिन में 11 सभाएं करते थे और रात में जाके फिर मीटिंग भी करते थे। वो भोपाल पहुंच के, मैंने पढ़ा था कहीं पे 2.5 घंटे सोते थे वो। हाँ। तो यही तो ताकत होती है कि अगर कोई कांग्रेस में अगर किसी को चेहरा नहीं बनाया जाता तो नाराज हो जाता, किसी को अगर अपनी पार्टी को डैमेज करने लगता है कि भाई देखा जाएगा। लेकिन यहाँ उसके बावजूद भी ये जो चीज है ना बीजेपी की, ये संगठन जो है, ये बड़ी ताकत है। और वैसे भी मध्य प्रदेश जो है वो बीजेपी की जो है प्रयोगशाला रही है और बहुत संगठन रहा है। चेहरे के नाम पे बीजेपी वहाँ कभी नहीं जीती, संगठन के नाम पे ही जीती रही है। वहाँ पे संगठन बहुत मजबूत रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हम अब आखिर का एक सवाल ये है, इधर मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में भी जीतती है और राजस्थान की भी बात करते हैं तो राजस्थान में भी मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया और एक बार फिर से जीत दिलाई है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ने का अभियान था, उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि जो नतीजे आ रहे हैं हिंदी क्षेत्रों की, अगर हम बात करें, हिंदी प्रदेशों की बात करें, वहां से लग नहीं रहा है कि जनता जो है उनसे जुड़ रही है, भले वो भारत जोड़ रहे हों। क्या ये 2024 का ट्रेलर है राजस्थान की तरफ से भी? देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे दक्षिण के भी हो, भले आप राहुल गांधी को श्रेय दे दें, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दे दें,
लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी यात्रा से कहीं कोई ज़मीन पे कोई फ़र्क कहीं दिखा हो। जो एक नैरेटिव की लड़ाई जो सोशल मीडिया में चलती है, जो अखबारों के एडिटोरियल लिखे जाते हैं, उसमें जो है वो उसमें ही चर्चा के बीच में, जनता के बीच में चर्चा नहीं है। जो कर्नाटक की जीत है, कर्नाटक की जीत, चूँकि कर्नाटक में 10 दिन रहे थे, वो घूमे थे, वो उनको दिया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक की जीत के पीछे दूसरे कारण ज़्यादा थे, और ख़ासतौर पे जो मुंबई की अलोकप्रियता थी वहाँ के, और लिंगायत समुदाय जो जिस रंग से नाराज़ था, क्योंकि आपने येदियुरप्पा जी को अलग कर दिया था, मतलब पहली बार के एमएलए को उनके बेटे को अध्यक्ष बनाना पड़ गया आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो हमें चाहिए। और दूसरा कि जो मुस्लिम वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ 5% और 13% से, वो 18 से 13% जो है वो इनका गौड़ा परिवार का जो पार्टी जो है जेडीएस, उसका वोट आ गया, वही 5% वोट जो है वो बढ़ा कांग्रेस का। तो उसके दूसरे कारण ज़्यादा हैं। और फ्री बीज जो पहली बार इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे, हिमाचल जैसा वहाँ जो फ्री बीज था, वो पहली बार फ्री बीज का प्रयोग किया उन्होंने। बीजेपी वो समझ नहीं पाई कि फ्री बीज का क्या होगा, ये हिंदुत्व और बाकी जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाते रहे, और फ्री बीज का उन्होंने चमत्कार देखा कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार बीजेपी यहाँ संभली हुई थी कि जितना ये फ्री बीज में दे रहे थे उतना भी, अगर वो 500 में दे रहे हैं सिलेंडर, तो हम 450 में देंगे। अगर तुम 2900 में प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हो तो हम 3100 में खरीदेंगे। तुम अगर प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीद रहे हो तो हम 21 क्विंटल खरीदेंगे। तो फ्री बीज जहाँ जहाँ कांग्रेस जितना दे रही थी वो सब वो बीजेपी ने इस बार काउंटर कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं में जनता के बीच में कहीं कोई कनेक्ट बन पाता है। ये अलग बात है कि बड़े नेता हैं, उनकी फेस बिल्डिंग की जानी, इमेज बिल्डिंग की जानी है, तो उसमें तमाम तरह की व्याख्याएं जो हैं वो की जाती हैं। बिल्कुल कनेक्ट नहीं बनता, लेकिन उनके मीम बहुत बनते हैं। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका जब जब सभाएं करते हैं, लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर, तो लोग कहते हैं कि लोग देखने ये चाहते हैं कि मीम मटेरियल क्या निकलने वाला है। तो वो कनेक्ट सामने नहीं आया, और ये राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक बार फिर से जो वो इमेज बनाने अपनी निकले थे, और 2024 के चुनाव से पहले जो झटका उन्हें 3 राज्यों में अभी यहाँ पर लगा है, वो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से सदमा देगा, क्योंकि इस संगठन पे काफी उन्हें भरोसा सा होने लगा था। बीजेपी के लिए मोदी की गारंटी 2024 में बहुत काम आने वाली है, जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद 2024 में उत्साह भी बढ़ा रहेगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस को अब नई रणनीति, नए मुद्दे लेकर आना पड़ेगा। नीलू जी, आपने हमसे बातचीत की, चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।